हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक रील बहुत वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, जहां पे एक व्यक्ति जो एक बड़ी फर्म में काम करता था वो लगातार इस बात को लेके निराशा जता रहा था कि किस प्रकार से उनके ऑफिस में काम करने वाले बांग्ला बोलने वाले वर्क फोर्स को पुलिस लगातार अरेस्ट करते जा रही है। कुछ दिनों पहले गुड़गांव में भी बड़ी सोसाइटीज में लगातार जिक्र चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, जो हाउस हेल्प्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं, उनकी स्कार्सिटी होती जा रही है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी किया था कि किस प्रकार दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी बोलने वाले लोगों को लगातार अरेस्ट करने की एक मुहिम चलाई थी और उनको लगातार वापस भेजा जा रहा था। मैंने एक वीडियो और किया हुआ है जहां पे मैंने बताया कि असम सरकार कितनी सीरियस है बांग्लादेशी लोगों को बाहर भेजने के लिए। एक वीडियो और था जहां पे मैंने बताया था कि इसका मिसयूज भी हो रहा है, क्योंकि बांग्ला बोलने वाले बहुत सारे लोग भारत के नागरिक भी हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे में क्या इस प्रकार से जो अरेस्ट करके पूछताछ करके जेल में रख देना या उनको वापस भेज देना कहीं किसी नकारात्मक दिशा में तो नहीं जा रहा? बहुत चर्चा चल रही। आज हम इस पे बात करेंगे। देखिए, सामने एडिटोरियल है और द हिंदू ने इसको 15 अगस्त का एडिटोरियल है और कई बार द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आपने इसको देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे बात की जानी चाहिए। इसके सभी आयामों पे बात करते हुए अंततः इसके निहितार्थ क्या है, आपके लिए इसका यूज क्या है और समाज किस प्रकार से इसे देखे, सरकार को कहां पे थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, हर बिंदु पे हम बात करते जाएंगे। मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास या विकास लाइव आप डालेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से रेस्पेक्टिवली जुड़ सकते हैं। चलिए, पहली बात कि चर्चा में क्यों है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों की पहचान के लिए भाषा के आधार पर चलाया जा रहा एक अभियान है जो जटिल मुद्दा बन गया है। मैं पहले भी इसको कवर कर चुका हूं, ये बताता चलूं। प्लेलिस्ट में, मेरी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वीडियो। बहुत से मैं रील्स को एक कंफर्म सोर्स नहीं मानता, लेकिन अखबारों को या न्यूज़ चैनल्स पे कुछ चीज़ें कई बार आ जाती हैं रेलेवेंट सी। वहाँ पे बार बार इस चीज़ का जिक्र चल रहा है कि क्या भाषा के आधार पे लोगों को पकड़ लेना, डिपोर्ट कर लेना, इज इट गुड? बिकॉज बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला बोली जाती है। सिलहटी वाला इशू मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या ये जो दिल्ली पुलिस का रवैया है, चूंकि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार है, उसके अधीन आती है, क्या ये रवैया पश्चिम बंगाल और वहां की सरकार के अगेंस्ट है? क्या ये टारगेटेड है? इस पे लगातार विवाद हो रहा है। निश्चित तौर पे विपक्षी दल मुखर होकर इस पे बात कर रहे हैं। हम इसके यूपीएससी और करंट अफेयर्स से जुड़े एस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो क्या है, न केवल आंतरिक सुरक्षा और संघीय ढांचे के मुद्दों को उजागर करती है, बल्कि भाषाई पहचान, नागरिकता और मानवाधिकारों के व्यापक सवाल भी खड़े होते हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स में विकास सिंह पे जाएंगे तो वहां पे आपको नीचे डाउन पे आपको ये सिलहटी वाला इशू, असम का और उसके बाद के सारे इशू आपको क्लियर सारे वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, बैकग्राउंड और इन्हांस हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कृष्ण जन्माष्टमी पे स्टडी IQ में इस समय जन्माष्टमी ज्ञान उत्सव चल रहा है। डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अधिकतम। आपको यहाँ पे विकास लाइव कोड का प्रयोग करना यहाँ पे चल रहा होगा तो अधिकतम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। देखिए, जब हम छोटे थे तो वो कृष्ण जी की झांकियाँ बनाया करते थे, वो ग्वाल बालों को वहाँ पे नरेट किया करते थे और रात रात भर जगा करते थे। फिर रात में जब मटकी फोड़ी जाती थी, फिर उसके बाद अगले दिन तक उसका जैसे खुमार रहता था। जैसे बचपन के समय उस प्रकार की यादें आज भी हमें बहुत पसंद आती हैं, उसी प्रकार से कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बचपन में जिस प्रकार से फोकस्ड होकर, क्लियर होकर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या किताबें लेनी है, श्योर होना पड़ेगा। स्टडी IQ में 2028 को टारगेट करते हुए 27 को, 26 को हमारे बैचेस हैं। जैसे 2028 की बात कर ली जाए तो ये लॉन्ग टर्म बैच। इस बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे नीचे हुई लिंक या वेबसाइट या ऐप पे जाके
इस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत से शानदार फीचर्स हैं, उनके बारे में भी लगातार आपको वीडियोस दिख जाएंगे। हमारे वीडियो सेक्शन में एक बार जरूर चले जाइएगा, ठीक है। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम डिस्काउंट के लिए। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे वापस से, क्या क्या आयाम है इसके। तो पहली बात तो ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। बांग्लादेशी आप्रवासन दशकों पुराना मुद्दा है। 1971 का जो युद्ध था, 16 दिसंबर को जब संपूर्ण पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके बाद से जो बांग्लादेश ने उभार देखा, एक दिक्कत भी आई। जो बॉर्डर स्टेट्स थे जैसे असम वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति गंभीर होते दिखी। असम अकॉर्ड हमने देखा, लेकिन असम अकॉर्ड भी सही डायरेक्शन में जाते नहीं देखा। तो देयर आर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो वर्षों से चले आ रहे हैं। फिर राजनीतिक संदर्भ क्या है, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, और थोड़ा संवेदनशील हो गया है क्योंकि भाजपा अगर वहाँ पे एक एज लेना चाहती है तो इस प्रकार की चीज़ों को मुखर रूप से क्लियर तरह से जनता को कन्वे करना पड़ेगा कि उनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन या कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो ऑफकोर्स जो सरकार है उसके लिए बहुत सकारात्मक नहीं होगा। भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र क्या क्या है, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, तीनों की मैंने बात की, ठीक है। दिल्ली में मैं बेसिकली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसके अलावा गुड़गांव और नोएडा की भी बात करूंगा, जहां पे बहुत से बांग्ला भाषी सर्वेंट्स या बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, तो उनकी भी बात इसमें शामिल होनी चाहिए। भाजपा शासित राज्यों में अभियान के कई भाजपा शासित राज्यों में अभियान चलाया जा रहा है। असम की बात मैंने की ही, मैंने महाराष्ट्र की बात की थी पिछले एक वीडियो में, दिल्ली की बात कर ही रहा हूँ, गुड़गांव में भी भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश यानी नोएडा में भी भाजपा सरकार है। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, इस पर लगातार आक्षेप उठ रहा है ना। सीमावर्ती क्षेत्रों का महत्व क्या है, भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित राज्यों में विशेष चुनौतियां हैं। याद कीजिए वो जब मैं बताया था कि 30,000 बांग्लादेशियों को असम सरकार ने जो बफर जोन है बांग्लादेश और भारत के बीच का, वहां पे जाके रख दिया था। वो एक अलग मुद्दा उठा था, मानवाधिकार से जुड़ा, इस प्रकार से डिपोर्टेशन से जुड़ा। हालांकि ये भी विषय है कि बहुत सारे भारतीयों को भी डिपोर्ट कर दिया गया था। तो इन सब विषयों की अपनी गंभीरता है। इस गंभीरता के बाद भी अगर इस प्रकार के इशू कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को सामने आकर थोड़ा सा मुखर होकर चीज़ें समझानी पड़ेंगी। घटना की प्रकृति और कारण क्या है, मूल समस्या अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए पुलिस द्वारा बंगाली भाषा को पैमाने बनाया जा रहा है, ठीक है। यह दृष्टिकोण कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। अब देखिए, बंगाली को लेकर एक और कंफ्यूजन आया, विवाद हुआ था। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी भाषा का जिक्र कर दिया था, बेसिकली बांग्ला भाषा थी, वो बांग्ला भाषा थी। और दूसरी बात, उसी समय हमने जिस बिंदु को देखा वो ये कि सिलहटी को लेके जो अमित मालवीय जी का ट्वीट आया था, उस पर बड़ा विवाद, मैंने उस पर वीडियो बनाया, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा उस पर। तो ये जो था, ये कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। जैसे तत्काल कारण क्या दिख रहे हैं, त्वरित पहचान की इच्छा, तुरंत पहचान के इनको डिपोर्ट कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में अगर कोई अवैध व्यक्ति आके रह रहा है तो जो भारत में संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका यूज गलत जगह पे हो रहा है। हमारे लोगों के बजाय एक ऐसा व्यक्ति जो इसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है उसको मिल रहा है ना। तो इस प्रकार की चीजें, राजनीतिक दबाव, चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव है कि यहां से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को हटा देंगे, इसका इशू है। और क्या है, प्रशासनिक सुविधा, भाषा को आसान पहचान का माध्यम मानना। अब देखिए, वही बात है ना कि कई क्षेत्रों में एक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मैं अगर आपसे बताऊं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्रों में वही भाषा बोली जाती है जो भूटान में बोली जाती है। तो क्या ये आधार बना लेना चाहिए? यहाँ पे सरकार को एक क्लियर लाइन रखनी होगी। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पे जाने से बचाए वो जो ग्रे एरिया है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना। व्यापक कारण क्या है, आर्थिक अवसर, बांग्लादेश से बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में यहाँ पे आते हैं, लेकिन क्या ये जगह उनके लिए इंटाइटल्ड है? नहीं है। इसका ध्यान न सिर्फ बांग्लादेश सरकार को बल्कि भारत को भी देना पड़ेगा, तो गलत भी नहीं है। अच्छा, राजनीतिक और सामाजिक कारण क्या है कि पड़ोसी देश से विभिन्न कारणों से पलायन हो रहा है। अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है, जब शेख हसीना रिजीम हटती है और वहां पे एक बड़ा, जिसे कहते हैं आमूल चूल स्तर पे जो केओस क्रिएट हुआ, ठीक है, जो अजीब सी राजनीतिक सामाजिक स्थिति बांग्लादेश में देखने को मिली, जो अलग प्रकार की एक हिंसा देखने को मिल रही थी, एक अशांति देखने को मिल रही थी, उसके कारण बहुत सारे लोग भारत आए। हर व्यक्ति चाहता है कि हम शांत जगह पे जाएं, चूंकि देखने में एक से हैं, भाषा भी बंगाली है, फिर आ जाओ इधर। तो ये भी है जिसको टैकल करना सरकार की भी मजबूरी है, ठीक है। और ऐतिहासिक संबंध क्या, औपनिवेशिक काल के बाद से जटिल सामाजिक राजनीतिक संबंध हमेशा से रहे। भारत वो देश था जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, लेकिन आज कहीं ना कहीं बांग्लादेश इस बात को भूल चुका है या शायद उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है।
बात करें इसके अलावा कानूनी आयाम क्या है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों को एक बार हम देख लेते हैं। पहली बात तो क्या, नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, इन पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, रेपिटेटिव ना हो इसलिए सीधे उस पे आता हूं जो ज्यादा जरूरी है। तो धर्म के आधार पे नागरिकता प्रदान करने वाला विवादास्पद कानून रहा, लेकिन इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिन 3 देशों की बात हो रही है, उन 3 देशों से जो लोग आ रहे हैं उसमें इस्लाम को मानने वाले लोगों को साइड करके बाकी सभी माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो केंद्र में है। विदेशी अधिनियम 1946, विदेशियों की पहचान और निष्कासन से संबंधित कानून, कहीं ना कहीं सरकार का पूरा फोकस इस पे है, और इस आधार पर हम असम की बात करें, इवन हम दिल्ली की बात करें, ये इस आधार पे ही निष्कासन को आगे बढ़ा रहे हैं ना। फिर भूमि अदला बदली संधि क्या, भारत बांग्लादेश के बीच हुई संधि के तहत नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को भी प्रभावित करना। थोड़ा सा ये स्पेशल बात है कि जब शेख हसीना की रिजीम थी, जो वैसे प्रो इंडिया कही जाती है, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय चीज़ें थोड़ी सही चल रही थी, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार उनकी एलाई नहीं है, तो ऐसे बहुत से निर्णय हो सकते हैं जो शायद भारत बांग्लादेश के लिए सही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए सही ना हो। तो इस प्रकार के इशू भी आपको सामने आते दिखेंगे। ठीक है, न्यायिक हस्तक्षेप की बात करें, कई मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा न्यायिक सहायता की बात की गई है, केंद्र की तरफ जो उनका रुख था वो भी लगातार हम सब ने देखा, और क्या था, मानवाधिकार आयोगों की संभावित भूमिका भी इसमें लगातार बनी हुई है, जिसपे कहीं ना कहीं वे लोग जो बफर क्षेत्र में छोड़ दिए जा रहे हैं, या वे लोग जो भाषा के आधार पर डिपोर्ट कर दिए जा रहे हैं, बिना ये देखे कि हो सकता है वो भारतीय भी हों। 2-3 केसेस ऐसे आए थे जो मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था डिपोर्ट करने को लेके, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या, भाषाई पहचान पे आघात, बंगाली संस्कृति पर प्रभाव, भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा का राजनीतिकरण हो रहा है। भाई देखो ना कि बंगाली बोलने वाला व्यक्ति भारत का भी है और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर, है ना। उसके अलावा सांस्कृतिक एकता में दरार, भाषाई आधार पर विभाजन की जो प्रवृत्ति होती है, ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ती है। ऑलरेडी भारत दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के भाषाई द्वैध को झेल रहा है। शायद ये रुक सकता था, लेकिन ये भी हो रहा है यहाँ पे। अंतर्राज्यीय तनाव क्या, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम के बीच में। ठीक है, एक तरफ प्रो बांग्लादेशी फीलिंग आ रही है, एक तरफ एंटी बांग्लादेशी आ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप पश्चिम बंगाल राज्य का अगर स्टैंड देखेंगे तो वो कभी भी प्रो बांग्लादेशी नहीं रहा, लेकिन ऐसा एक जिसे कहते हैं ना कि जब आप और आपके पड़ोसी की भाषा एक है और भाषा के आधार पर अगर एलिनेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो भाषाई अस्मिता है वो सामने आ जाती है, और इस कारण कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो थोड़ा एप्रीहेंसिव है इसको लेके, है ना। फिर क्या है, सामाजिक न्याय के मुद्दे क्या है इस पे, प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा। ठीक है, आजीविका खोने का डर है, और देखो फिर से वही बात कि बंगाल से भी बहुत सारे लोग आए, कहीं उनको किसी प्रकार का टॉर्चर न सहना पड़े, इस बात का ध्यान किसको रखना होगा, इस बात का ध्यान दिल्ली सरकार को रखना होगा। ठीक है, दिल्ली की पुलिस को रखना होगा, माफ करना। ठीक है, परिवारों का बिखराव, गलत पहचान के कारण परिवारों को अलग होना, बड़ा इशू, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है कि जब आपके आसपास सिर्फ राजनीति होती है भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तो निश्चित तौर पर यह सही डायरेक्शन नहीं है, इट्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यहां पे बचना होगा थोड़ा सा। ठीक, राजनीतिक आयाम और दलीय राजनीति क्या है, भारत भाजपा की स्थिति, अवैध अप्रवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत प्रस्तुत कर रही है, गलत नहीं है, लेकिन जब भी आप इस प्रकार का कोई एक्शन लें, प्रॉपर क्लीन चिट के साथ लें, है ना। दूसरी बात क्या है, चुनावी रणनीति क्या है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को मजबूत करने की तरफ भाजपा की सरकार देख रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हर पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और हर पार्टी इस पॉलिटिकल एजेंडा के साथ ही सरकार में आती है। तो अगर देश के लोगों ने उसको समर्थन दिया है तो कहीं ना कहीं हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी एक देश का हित होता है, आपके एजेंडे के अलावा भी देश का हित होता है, आपको समानांतर तरीके से उसका भी ध्यान रखना होगा, है ना। आंतरिक विरोध क्या, पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं में असहजता हो रही है, क्योंकि वहां तो उनको विरोध का सामना करना ही पड़ रहा है ना। जब सिलहट को लेकर हमने बताया था कि सिलहट को लेकर अमित मालवीय का जो बयान था, जो असम के क्षेत्रीय नेता थे जहां पर सिलहटी बोली जाती है, वहां के भाजपा नेताओं ने सीधे कड़ा विरोध किया था, पूर्व एमपीज ने कड़ा विरोध किया था। तो इस प्रकार का विरोध पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है ना। तृणमूल कांग्रेस की प्रक्रिया क्या है, बांग्ला अस्मिता पे हमला
इसका नारा वहां पे चल रहा है, बड़ा फेमस, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर, राजनीतिक लाभ क्यों? क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं 2026 में। राज्य के अधिकारों की बात हो रही है और संघीय ढांचे में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी मजबूत है, इस बात को इंश्योर करना चाहिए केंद्र सरकार को, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मान रही, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या है? प्रवासी श्रमिकों पर प्रभाव, रोजगार की हानि, डर के कारण वो काम छोड़ सकते हैं, आर्थिक नुकसान है, परिवारों का आर्थिक स्थिति में गिरावट, ये बहुत से कारण है। आप इसको एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा, मैंने इसलिए ऐड कर देता हूं क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे मांगते हैं सर कि मुझे डिटेल चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने जब पढ़ाया बोर्ड पे सिर्फ लिखवा के तो बच्चों ने कहा सर थोड़ा डिटेल चाहिए, मैं इसमें कर दिया, इसमें आप ऐड कर लें। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आर्थिक प्रभाव है, श्रम की कमी से रिलेटेड, उत्पादकता में गिरावट, इन सभी बिंदुओं को आप मेरे टेलीग्राम पे देख लेना, ये पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएगी जिसकी मैंने शुरुआत में डाल दी। चलिए अंततः हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, जो अवैध अप्रवासन का मुद्दा है, ठीक है, अवैध अप्रवासन का मुद्दा है, गंभीर है और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन भाषा के आधार पर पहचान करने की जो वर्तमान पद्धति संवैधानिक मूल्यों के अगेंस्ट भी है, भारत की सामाजिक जो संस्कृति है उसके भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगेंस्ट है, इस एकता के लिए खतरा है, ठीक है। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, जब आप इस पीडीएफ को पढ़िएगा तो हर एक पंक्ति को पढ़िएगा और अपना व्यू पॉइंट बना के मुझे ज़रूर मेरे टेलीग्राम पे अवगत कराइएगा। बाकी जाते जाते आपसे एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि जो बांग्ला भाषा है वो भारत के, ध्यान से सुनिएगा, बांग्ला भाषा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? पहली बात, किस वर्ष वो शामिल हुई थी? दूसरी बात, क्या बांग्ला भाषा एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है? इसका उत्तर भी देते जाएगा। ये 3 प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर जरूर मिलने चाहिए। बाकी बताता चलूं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी चल रही है तो हिंदी साहित्य में भी आपको यहाँ पे जो हमारी ज्ञान उत्सव चल रहा है इसमें आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए अधिकतम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और इस बैच के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट या हमारे ऐप पे जाके हिंदी साहित्य जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिटेल आपको नीचे भी दिख जाएंगी। और जो मैंने प्रश्न की बात की, आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे बात किया जाएगा विस्तार से। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।